ये कुर्सी अपर्णा यादव को कितनी मेहनत के बाद मिली है, ये वही जानती है। 32 महीने तक कभी विधानसभा चुनाव तो कभी लोकसभा चुनाव में टिकट का इंतजार करती रही, पर बीजेपी ने भाव नहीं दिया और जब महिला आयोग के उपाध्यक्ष की कुर्सी मिली तो अपर्णा इसे स्वीकारने को तैयार नहीं थी। लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह से फोन पर बात के बाद अपर्णा का दिल बदला। फिर सीएम योगी से मुलाकात में अपर्णा को एक ऐसा आश्वासन मिला कि वो खुलकर पॉलिटिक्स करने लगी। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक के साथ ऑफिस पहुंचकर पदभार संभालती हैं और उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव के बयान पर ऐसा पलटवार करती हैं कि वो पुलिस पर सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। मैं समझती हूँ, देखिए कि किसी प्रकार की कोई भी क्रिमिनल होता है उसकी जाति नहीं होती है। अब आप ये देखिए कि कितने सारे जो आतंकवादी हैं वो मुसलमान हैं, तो इसका मतलब जो है भैया पूछ उधर से रहें तो कहाँ से सामने देख लें। तो जो है सबसे बड़ी बात है कि जो है ऐसा नहीं होता कि हर मुसलमान आतंकवादी है ना, तो उसी प्रकार से मैं समझती हूँ कि कोई जाति नहीं होती किसी क्राइम करने की, परंतु ये जांच का विषय है कि ये किसने किया, कैसे हुआ, इस केस में जो है पुलिस पड़ताल कैसे हुई है, क्या इसमें हस्तक्षेप हुआ है और एजेंसियों का, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी और इसकी निष्पक्ष जांच हो। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है जितना भी जो है इस तरीके का क्राइम है उसके अगेंस्ट है। मैं समझती हूँ कि अगर ये एनकाउंटर हुआ है इसके पीछे जरूर कुछ कारण रहा होगा। इन कारणों पे हम लोग चर्चा शायद आगे करें तो ज्यादा बेहतर हो, जब जांच खुल करके हम सबके सामने आए। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाएं और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। हालांकि इसके बाद एक सवाल के जवाब में अपर्णा यादव ये भी कहती है कि परिवार से तो बधाई मिलती रहती है। जब मैंने बीजेपी ज्वाइन किया था तब अखिलेश जी ने भी बधाई दी थी, जिससे साफ समझ आता है अपर्णा ने सियासत और परिवार दोनों में संतुलन साधना सीख लिया है और अब पहले की तुलना में ज्यादा खुलकर मोदी योगी की तारीफ करती है। योगी को भाई तो पहले से कहती रही है, लेकिन पहली बार उन्होंने खुद को अर्जुन और पीएम मोदी को परशुराम कहा है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और इसमें जो है मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी परशुराम जी की तरह हैं। तो मुझे लगता है कि मैं पहले एकलव्य थी, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिली थी, अब जो है जिम्मेदारी मिल गई है तो मुझे लग रहा है कि मैं शायद अर्जुन की तरह काम करूंगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आदरणीय श्रीमती नम्रता पाठक जी भी आई हैं मेरे साथ। उन्होंने मुझे बोला कि भाई राधाष्टमी के दिन ज्वाइन करो, उन्होंने खुद दर्शन करने गई थी तो मैं सोचा चलिए फिर आज हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। अपर्णा के इन बयानों के बाद बीजेपी ने राहत की सांस ली है, क्योंकि 3 सितंबर को जब अपर्णा को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली थी तो खबरें आई थी कि वो नाराज है और सपा में घर वापसी का मन बना रही है। चाचा शिवपाल से उन्होंने मुलाकात भी की थी, लेकिन बीजेपी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि अपर्णा को जाने देने का मतलब बड़ा नुकसान हो सकता है। पर बिना कोई पद दिए अपर्णा को पार्टी में रखना मुश्किल था। खुद सपा के कई नेता भी इसे लेकर सवाल उठाने लग गए थे, इसलिए बीजेपी ने उपचुनाव से पहले पद देकर एक बड़ा दांव चल दिया है। अपर्णा यादव ने महिलाओं के लिए जितने काम किए हैं उस हिसाब से उनके लिए ये पद सटीक बैठता है और हो सकता है योगी से मुलाकात में उन्हें आने वाले दिनों में कोई बड़ा पद देने का आश्वासन मिला हो, क्योंकि अपर्णा अगर मानी है तो कुछ तो कहानी होगी।